हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पिछले लेक्चर में द्विबीजपत्री का भ्रूण विकास को देख चुके हैं और अब अगला हेडिंग आता है एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। ओके, तो आइए उसे देखते हैं। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पादपों के भ्रूण के विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं समान होती हैं, लेकिन बाद में इन दोनों में कुछ भिन्नता दिखाई देती है। तो आइए पहले फिगर को देख लेते हैं, उसके बाद फिर डिफिनीशन को देखते हैं। क्योंकि द्विबीजपत्री में जिस तरह से मतलब भ्रूण कोश का विकास हो रहा था, उसी प्रकार सेम प्रकार से इसमें भी होगा, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा कुछ डिफरेंट रहेगा। ओके, तो आइए पहले फिगर को देख लेते हैं। देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं कि जब नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है तो युग्मनज बनता है, यानी जाइगोट बनता है। उसके बाद जाइगोट अपने साइज को बढ़ा लेता है और बड़ा करने के बाद उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ओके, तो अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा बीजांड द्वार की तरफ आधार कोशिका और निभाग की तरफ अंतस्थ कोशिका का निर्माण होता है। ओके, देखिए, या ऊपर की जो कोशिका है वह आधार कोशिका कहलाती है, क्योंकि वह बीजांड द्वार की तरफ होती है। ठीक, बीजांड द्वार की तरफ आधार कोशिका का निर्माण होता है और निभाग की तरफ यानी चालजा की तरफ अंतस्थ कोशिका का निर्माण होता है। ओके, और ये भी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि आधार कोशिका से निलंबक कोशिका का निर्माण होता है और अंतस्थ कोशिका से भ्रूणीय कोशिका का निर्माण होता है। ओके, आधार कोशिका से निलंबक का निर्माण होता है और अंतस्थ कोशिका अनुदैर्ध्य विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक, और इस प्रकार इन सभी कोशिकाओं से टी आकार के शिशु भ्रूण का निर्माण होता है। इसके पश्चात आधार कोशिका के विभाजन से बनी कोशिकाओं में फिर से अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य विभाजन होता है और उससे फिर से कोशिकाओं का निर्माण होता है। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। ओके, और आधार कोशिका के ऊपरी वाली कोशिका निलंबक बनाती है या फिर निलंबक कोशिका कहलाती है और बाकी शेष कोशिकाएं भ्रूण के निर्माण में सहायता करती हैं। ओके, और इस प्रकार के भ्रूण में एक बीजपत्र या फिर एक स्कूटलम होता है। ओके, यहाँ पर देखिए एक बीजपत्र या एक स्कूटलम। ओके, और इसके अतिरिक्त इसमें बीजपत्राधार, मूलांकुर और प्रांकुर आदि होते हैं। ओके, मूलांकुर देख लीजिए, थोड़ा सा मूलांकुर की कोशिकाएं जो है थोड़ा सा गहरे रंग की कोशिका दिखाई दे रही हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को हाई क्वालिटी करके देखिएगा, तभी दिखाई देगा। ओके, और देखिए प्रांकुर जो होता है पार्श्वों में होता है। ओके, अब आप तो इस फिगर से वाकिफ हैं क्योंकि पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं इसी प्रकार के फिगर में, बस थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक, तो देखिए इसमें यह मूलांकुर है। ओके, इसे बीजपत्र कहते हैं। और ये फिगर जो निचला सबसे नीचे वाला फिगर है, यह एक घास के भ्रूण का अनुप्रस्थ काट है। ओके, ये भाग मूलांकुर चोल कहलाता है, इसे मूल गोप कहते हैं। और ये मध्य में देखिए मूलांकुर है, यहाँ से जड़ निकलते हैं। ठीक, मूलांकुर बता दिए। मूलांकुर, मूल मीन्स जड़, अंकुर मीन्स अंकुरन, निकलना। ठीक, तो जड़ कहाँ से निकलते हैं? मूलांकुर से। ओके, यहाँ से, यहाँ देखिए मूलांकुर। ठीक, ये मूलांकुर है और ये अधिकोरक। ठीक, और ये देखिए प्रारोह शीर्ष, प्रारोह शीर्ष यानी जहाँ से तने का निर्माण होता है। ओके, और ये भाग देखिए प्रांकुर चोल है। ठीक, और सबसे ऊपर का भाग स्कूटलम है। ठीक, स्कूटलम या फिर एक बीजपत्रक है। ओके, एक बीजपत्री भ्रूण के विकास का अध्ययन, एक बीजपत्री भ्रूण के विकास का अध्ययन लुजुला फ्रास्टेरी नामक पादप में किया गया। ओके, एक बीजपत्री भ्रूण के विकास का अध्ययन लुजुला फ्रास्टेरी नामक पादप में किया गया। ओके, यह इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखना और नोट करके रख लेना। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, एक बीजपत्री पादपों में युग्मनज लंबाई में बढ़कर अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा बीजांड की ओर आधार कोशिका तथा निभाग की ओर अंतस्थ कोशिका का निर्माण करता है। ओके, बता चुके हैं।
उसके बाद फिर आगे देखिए, आधार कोशिका से निलंबक का निर्माण होता है, ये भी बता चुके हैं। उसके बाद फिर आगे देखिए, अंतस्थ कोशिका के अनुदैर्ध्य विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती हैं, ये भी बताए हैं अभी। इस प्रकार इन कोशिकाओं से टी आकार का शिशु भ्रूण बनता है। इसके पश्चात आधार कोशिका के विभाजन से बनी कोशिका में फिर से अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य विभाजनों द्वारा कोशिका का निर्माण होता है। ओके, इसमें ऊपर की कोशिकाएं निलंबक बनाती हैं तथा शेष कोशिकाएं भ्रूण के निर्माण में सहायता करती हैं। भ्रूण में एक बीजपत्र या स्कूटेलम होता है, ठीक, ये भी बता चुके हैं। स्कूटेलम कहाँ है, ये है, देखिए, ठीक, भ्रूण में एक बीजपत्र या स्कूटेलम होता है। ओके, इसके अतिरिक्त इसमें परांकुर, बीजपत्राधार व मूलांकुर होता है, ये भी बता चुके हैं। इसमें परांकुर पार्श्वीय होता है, पार्श्वीय मतलब भ्रूण के किनारे किनारे पर, ठीक। उसके बाद आगे देखिए, निषेचित बीजांड से बीज का निर्माण होता है, इम्पोर्टेंट है। बीजांड के अध्यावरण जो होते हैं बीज आवरण कहलाते हैं, ठीक। इसमें बाह्य आवरण बीजचोल तथा अंतः आवरण अंतः कवच यानी टैगमेन कहलाता है, ठीक। तो आइए अब जो है अगली हेडिंग पर चलते हैं। अब तो अगला हेडिंग है भ्रूणपोष का विकास, ठीक। इसे इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि भ्रूणपोष क्या है, ठीक। तो भ्रूणपोष के बारे में जान लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, भ्रूणपोष जो होता है या भ्रूण को भोजन प्रदान करता है, ठीक। जब भ्रूण विकास कर रहा होता है तब भ्रूणपोष जो होता है उसे भोजन प्रदान करता है। ओके, और रह गई बात भ्रूणपोष के निर्माण की, तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब बीजांड में जब द्विध्रुवीय केंद्रक से या फिर द्वितीयक केंद्रक से नर युग्मक फ्यूजन करता है या फिर संलयन करता है तो उसके बाद एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। तो त्रिसंलयन, तो जब द्विध्रुवीय केंद्रक से नर युग्मक फ्यूजन कर देता है उस अवस्था को त्रिसंलयन कहते हैं, ठीक। और उस त्रिसंलयन अवस्था से एंडोस्पर्म या फिर भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अनावृत बीजी पादपों में भ्रूणपोष का विकास निषेचन से पहले हो जाता है तथा यह अंगुणित होता है। कौन अंगुणित होता है? एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष अनावृत बीजियों में निषेचन से पहले ही भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है और भ्रूणपोष जो होते हैं अगुणित होते हैं। ओके, जबकि आवृत बीजियों में भ्रूणपोष त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनता है और इसी कारण से यह त्रिगुणित होता है। ओके, एक कच्चे नारियल का पानी, जिससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं और शायद आप लोग कच्चे नारियल का पानी पिए भी होंगे। ओके, वही कच्चे नारियल का पानी मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष है। ओके, जो हजारों न्यूक्लियाई से बना होता है तथा जो उसके आसपास में सफ़ेद गूदा होता है वह कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। ओके, बीज में जो है भ्रूणपोष पाया जाता है और बीज के पूर्ण रूप से परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह से क्रियाशील भ्रूण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है या फिर उसे खींच या उसे भोजन के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक। और ऐसी अवस्था जो है मटर, मूंगफली, सेम आदि में देखने को मिलते हैं। मटर, मूंगफली तथा सेम आदि में बीज के परिपक्व होने से पहले क्रियाशील भ्रूण के द्वारा भ्रूणपोष को अवशोषित या उपभोग कर लिया जाता है। कुछ पादपों के बीजों में भ्रूणपोष जो होता है एकत्रित होता है या फिर स्टोर्ड रहता है या फिर विद्यमान रहता है। ओके, तथा कुछ बीजों में भ्रूण जो होता है बीज के निर्माण में सभी भ्रूणपोष का उपभोग कर लेता है। जैसे नारियल और अरंडी का कॉमन नाम है रेंड, ठीक। गांव में और देहातों में जो है इसे अरंडी को रेंड के नाम से जानते हैं। ओके, अरंडी और नारियल के बीजों में भ्रूणपोष जो होता है संग्रहित होता है या फिर विद्यमान रहता है, ठीक। और उस भ्रूणपोष का उपयोग
बीज के अंकुरण में किया जाता है, ठीक। और जो भ्रूणपोष बीज के अंदर संग्रहित होता है या स्टोर्ड होता है, उसका उपयोग बीज अंकुरण में किया जाता है। तो अब अगली हेडिंग है भ्रूणपोष के प्रकार, ठीक। टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक। आवृत बीजी पादपों के विकास के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। देखिए भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 है केंद्रीय भ्रूणपोष, और नंबर 2 है कोशिकीय भ्रूणपोष, और नंबर 3 है माध्यमिक भ्रूणपोष। ओके, तो आइए थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं। देखिए केंद्रीय भ्रूणपोष को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक। तो केंद्रीय भ्रूणपोष में देखिए इस प्रकार के भ्रूणपोष के विकास में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजित करता है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। प्राथमिक केंद्रक में सूत्री विभाजन के द्वारा अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है तथा भ्रूणपोष के मध्य में केंद्रीय रिक्तिका का निर्माण होता है, और बाद में यह रिक्तिका समाप्त हो जाती है तथा इसमें बहुत से केंद्रक और कोशिका द्रव्य भर जाते हैं। इसके पश्चात इसमें अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है। केंद्रीय भ्रूणपोष जो होता है पॉलीपेटली वर्ग के सदस्यों में पाया जाता है, ठीक। और केंद्रीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है कैप्सुला, ठीक। देखिए केंद्रीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है कैप्सुला। कैप्सुला पादप में केंद्रीय भ्रूणपोष पाया जाता है। ओके, तो अब जो है केंद्रीय भ्रूणपोष को फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए ये ऊपर का जो गोल संरचना है वह वह भ्रूण है, और भी मध्य में देखिए त्रिगुणित केंद्रक पाया जा रहा है, ठीक। त्रिगुणित केंद्रक कब बनता है बता चुके हैं आपको, 2 ध्रुवीय केंद्रक या फिर द्वितीयक केंद्रक और नर युग्मक के फ्यूजन या संलयन से त्रिगुणित केंद्रक बनता है। ओके, और त्रिगुणित केंद्रक में देखिए सूत्री विभाजन के द्वारा यह त्रिगुणित केंद्रक जो होता है विभाजित करता है, ठीक। उसके बाद देखिए यही त्रिगुणित केंद्रक सूत्री विभाजन के द्वारा अनेक केंद्रकों का निर्माण कर देता है, ठीक। लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। और उसके बाद देखिए भ्रूणपोष में रिक्तिका का निर्माण होता है, और बाद में यह रिक्तिका धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, और बाद में उसमें अनेक केंद्रक और कोशिका द्रव्य भर जाते हैं। इसके पश्चात इसमें अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है। ओके, अब आता है नंबर 2। देखिए नंबर 2 कोशिकीय भ्रूणपोष, और इसे इंग्लिश में कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक। और यह जो है कोशिकीय भ्रूणपोष जो है पिट्यूनिया धतूरा में पाया जाता है। ओके, तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कोशिकीय भ्रूणपोष के निर्माण में प्राथमिक भ्रूणपोष का केंद्रक बार बार विभाजित करता है। ओके, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, जबकि केंद्रीय भ्रूणपोष में कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा था, लेकिन कोशिकीय भ्रूणपोष में एक कोशिका भित्ति का निर्माण हो रहा है। ओके, जब केंद्रक बार बार विभाजित करता है और इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण होता है तो इसके फलस्वरूप यह बहुकोशिकीय भ्रूण बन जाता है। इस प्रकार का भ्रूणपोष गैमोपेटली वर्ग के पादपों में पाया जाता है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है मतलब कोशिकीय भ्रूणपोष का पिट्यूनिया धतूरा। ओके, और उसके बाद अब आता है माध्यमिक भ्रूणपोष, ठीक। इसे इंग्लिश में कहते हैं हेलोवियल एंडोस्पर्म, ठीक। यह माध्यमिक भ्रूणपोष केंद्रीय भ्रूणपोष तथा कोशिकीय भ्रूणपोष के मध्य की अवस्था है, ठीक। यानी या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि माध्यमिक भ्रूणपोष जो होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष के बीच की कड़ी है, ठीक। क्योंकि इसमें भ्रूणपोष के केंद्रक में प्रथम विभाजन के पश्चात इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, परंतु इसके बाद फिर से इसमें केंद्रक विभाजन होता रहता है और वह कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं करता। कौन? जैसे जब एक बार प्रथम केंद्रक जब विभाजित होता है तब कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, परंतु बाद में जब यही केंद्रक बार बार विभाजित करते हैं तब कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं करते हैं। इसलिए इसे केंद्रकीय भ्रूणपोष तथा कोशिकीय भ्रूणपोष के मध्य की अवस्था कहा गया है। ओके, तो आइए अब उसे फिगर के माध्यम से देख लेते हैं, किसे? माध्यमिक भ्रूणपोष के विकास को, ठीक। देखिए यह ऊपर का भाग युग्मनज है यानी जाइगोट है, ठीक। उसके बाद जब इसमें प्रथम बार केंद्रक का विभाजन होता है
तो कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, परंतु जब बार बार केंद्रक का विभाजन होता है तो बाद में कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। देखिए यहाँ पर केंद्रक विभाजित किया तभी भी कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हुआ, यहाँ पर भी केंद्रक का विभाजन हुआ तभी भी कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हुआ। कहने का मतलब है जब केंद्रक पहली बार विभाजन करता है तो कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, परंतु बाद में जब बार बार विभाजित करता है तब कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं करता है। ठीक, देख लीजिए यहाँ पर एक बार कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया है, उसके बाद फिर केंद्रक विभाजित कर रहे हैं लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। ओके, और अब आ जाइए अगली हेडिंग पर, आवृत बीजी तथा अनावृत बीजी भ्रूणपोष में अंतर। ठीक, तो देखिए आवृत बीजी में देखिए इन पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण द्वितीयक केंद्रक के दूसरे नर युग्मक द्वारा निषेचन से होता है। ठीक, आवृत बीजी पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण जो होता है द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक के दूसरे नर युग्मक द्वारा निषेचन से होता है, जिसे त्रिसंलयन कहते हैं, अतः यह त्रिगुणित होता है। ओके, बता चुके हैं। उसके बाद आवृत बीजी में आइए, इसमें भ्रूणपोष का विकास अगुणित गुरु बीजाणु से होता है। ठीक, अतः यह अगुणित होता है। कौन अगुणित होता है? भ्रूणपोष। ओके, क्योंकि इसमें जो है भ्रूणपोष का विकास अगुणित गुरु बीजाणुओं से होता है, इसलिए जो है यह अगुणित होता है। अनावृत बीजियों में इसे मादा युग्मोद्भिद कहते हैं। किसे? भ्रूणपोष को अनावृत बीजी पादपों में मादा युग्मोद्भिद कहते हैं। ओके, इसे याद रखना। उसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें यह भोजन संग्रह करता है। ठीक, इसमें आवृत बीजी पादपों में यह भोजन संग्रह करता है। ठीक, और अनावृत बीजी में देखिए इसमें स्त्री धानियां भ्रूणपोष के भीतर ही विकसित होती हैं। अनावृत बीजी पादपों में इसमें स्त्री धानियां भ्रूणपोष के भीतर ही विकसित होती हैं। किसमें? अनावृत बीजी पादपों में स्त्री धानियां जो होती हैं भ्रूणपोष के भीतर ही विकसित होती हैं। ओके, उसके बाद फिर आइए आवृत बीजी में भ्रूणपोष का विकास निषेचन के पश्चात होता है। ठीक, आवृत बीजी पादपों में भ्रूणपोष का विकास जो होता है निषेचन के पश्चात होता है, लेकिन अनावृत बीजी पादपों में भ्रूणपोष का विकास निषेचन से पहले ही हो जाता है। आवृत बीजी पादपों के विकास के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं और यही तीनों भ्रूणपोष जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक, और कुछ जो है अन्य प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं उसे भी देख लीजिए थोड़ा। देखिए चर्बिताभ भ्रूणपोष। ठीक, चर्बिताभ है भ्रूणपोष, इसे इंग्लिश में कहते हैं रूमेट एंडोस्पर्म। ठीक, चर्बिताभ प्रकार के भ्रूणपोष की सतह अनियमित तथा असमान होते हैं। ओके, और इसका एग्जाम्पल है सुपारी। और नंबर 2 है पच्चीकारी भ्रूणपोष, इसे इंग्लिश में कहते हैं मोज़ेक एंडोस्पर्म। इसमें देख लीजिए मोज़ेक एंडोस्पर्म के ऊतकों में समानता नहीं होती है। एग्जाम्पल है मक्का के भ्रूणपोष में भिन्न भिन्न रंगों के अनियमित भाग होते हैं, जिसमें एक भाग शर्करा युक्त होता है तथा दूसरा भाग मंड युक्त होता है। ओके, तो उसके बाद अब अगली हेडिंग है भ्रूणपोष की औतिकी। ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक, देखिए भ्रूणपोष की औतिकी। ओके, तो इसमें थोड़ा सा देखते हैं। भ्रूणपोष की कोशिकाएं समव्यासी होती हैं। समव्यासी का मतलब इनकी कोशिकाएं समान लंबाई और समान चौड़ाई की होती हैं। ओके, और इनमें अधिक मात्रा में भोजन संचित होता है तथा भ्रूणपोष की कोशिका भी पतली होती है, लेकिन कभी कभी हेमी सेलुलोज के एकत्रित होने के कारण इनकी कोशिका भी मोटी हो जाती है। उसके बाद अगली हेडिंग है भ्रूणपोष की आकारिकी प्रकृति। ठीक, तो इसमें देख लीजिए भ्रूणपोष द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बनता है और यह त्रिगुणित होता है तथा कुछ पादपों में यह पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणित भी होता है। ओके, भ्रूणपोष की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। देखिए नंबर 1 है भ्रूणपोष एवं युग्मोद्भिद ऊतक। ओके, और नंबर 2 है भ्रूणपोष एक बीजाणुभिद ऊतक है, और नंबर 3 है भ्रूणपोष अविभेदित ऊतक है। ओके, तो आइए थोड़ा थोड़ा सा इन सब के बारे में भी जान लेते हैं
क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आए फोड़ के आना है। ओके, तो थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। देखिए नंबर 1 भ्रूणपोष एवं युग्मोद्भिद ऊतक में देखिए कुछ विद्वानों के अनुसार भ्रूणपोष का विकास केंद्रकों के स्वतंत्र विभाजन के द्वारा अनावृत बीजी पादपों में या गैमेटोफाइट के समान होता है। गैमेटोफाइट को हिंदी में युग्मोद्भिद कहते हैं। ओके, यह भोजन का संग्रह करता है और इस संग्रहित भोजन का उपयोग भ्रूण के विकास के समय किया जाता है तथा भ्रूणपोष जो होता है ट्रिप्लॉइड यानी त्रिगुणित होता है तथा आवृत बीजी पादपों में भ्रूणपोष ट्रिप्लॉइड यानी त्रिगुणित होता है, जबकि अनावृत बीजी पादपों में भ्रूणपोष हैप्लॉइड यानी अगुणित होता है। ओके, आवृत बीजी पादपों में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है और इसकी तुलना अनावृत बीजी पादपों के युग्मोद्भिद से नहीं किया जा सकता। अब है नंबर 2 भ्रूणपोष एक बीजाणुविद ऊतक है। इसमें देख लीजिए कुछ विद्वानों के अनुसार भ्रूणपोष एक जुड़वा भ्रूण संरचना है, क्योंकि इसके बनने में द्विध्रुवीय के साथ एक नर युग्मक भी शामिल होता है। क्योंकि इसके बनने में द्विध्रुवीय केंद्रक के साथ एक नर युग्मक का संलयन होता है, लेकिन बीजाणुविद ऊतक सदैव द्विगुणित होता है, लेकिन भ्रूणपोष त्रिगुणित या बहुगुणित होता है। नंबर 3 है भ्रूणपोष अविभेदित ऊतक है। तो इसमें देख लीजिए ब्रिंक एवं कूपर के अनुसार ब्रिंक एक साइंटिस्ट का नाम है BRINK ब्रिंक और कूपर COOPER। ओके, भ्रूणपोष को बीजाणुविद तथा युग्मोद्भिद में से किसी एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यह अविभेदित प्रकार का ऊतक है जो विशेष प्रकार के कार्य करता है। देखिए अब अगली हेडिंग है भ्रूणपोष चूसकांग। ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं एंडोस्पर्म हाउस्टेरिया। ठीक, तो थोड़ा सा इसमें भी देख लीजिए भ्रूणपोष अपनी सतह द्वारा भ्रूण को भोजन प्रदान करता है, जिसके कारण भ्रूण विकास करता है। परंतु कुछ पादपों में भोजन को चूसने के लिए भ्रूणपोष में अनेक चूसकांग बन जाते हैं। इन चूसकांगों के आधार पर भ्रूणपोष चूसकांग निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 है निभागीय चूसकांग और नंबर 2 है बीजांडद्वारी चूसकांग, नंबर 3 है बीजांडद्वारी निभागीय चूसकांग। ओके, तो निभागीय चूसकांग में एक लाइन देख लेते हैं। निम्फिएसी एवं एरेसी कुल के सदस्यों में इस प्रकार का चूसकांग पाया जाता है। इन कुलों के पादपों में इस प्रकार के चूसकांग पाए जाते हैं। किस प्रकार के? निभागीय चूसकांग। और किस कुल में? निम्फिएसी एवं एरेसी कुल के पादपों में निभागीय चूसकांग पाए जाते हैं। अब है नंबर 2 बीजांडद्वारी चूसकांग। तो आइए इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इस प्रकार के चूसकांग इम्पेटियंस की कोशिकीय भ्रूणपोष में देखे जा सकते हैं, जो बीजांडद्वारी कक्ष में पाए जाते हैं और यह शाखित कवक सूत्र के समान दिखाई देते हैं। और नंबर 3 है बीजांडद्वारी निभागीय चूसकांग। ठीक है, इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। बोराजिनेसी कुल के नीमोफिला नामक पादप में इस प्रकार का चूसकांग देखने को मिलता है। अब उसके बाद अगली हेडिंग है भ्रूणपोष तथा भ्रूणपोष में अंतर। ठीक, तो आइए इसे देख लेते हैं। देखिए भ्रूणकोश। ठीक, भ्रूणकोश देखिए, भ्रूणकोश अगुणित संरचना है। ठीक, भ्रूणकोश जो होता है वह अगुणित संरचना है। देखिए भ्रूणपोष में भ्रूणपोष एक त्रिगुणित संरचना है। ठीक, उसके बाद फिर भ्रूणकोश में देखिए यह बीजांडद्वार के अंदर पाया जाता है। क्या? भ्रूणकोश बीजांडद्वार के अंदर पाया जाता है। ठीक, और भ्रूणपोष में देखिए यह बीजों के अंदर पाया जाता है। ओके, भ्रूणपोष जो है बीजों के अंदर पाया जाता है। उसके बाद देखिए भ्रूणकोश में यह निषेचन की क्रिया के पूर्व निर्मित होता है, यानी यह निषेचन की क्रिया से पहले ही इसका निर्माण हो जाता है। ठीक, और भ्रूणपोष में देखिए यह निषेचन की क्रिया के पश्चात निर्मित होता है, और भ्रूणपोष जो होता है वह निषेचन की क्रिया के बाद
भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन की क्रिया के बाद होता है। ओके, उसके बाद फिर भ्रूणकोश में देखिए, इसमें भोजन संचित नहीं होता है। और भ्रूणपोष में देखिए, इसमें भोजन संचित रहता है। भ्रूणपोष में भोजन संचित रहता है। उसके बाद फिर देखिए, भ्रूणकोश में प्रतिमुखी कोशिकाएं, अंड कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं तथा मध्य ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ठीक, भ्रूणकोश में प्रतिमुखी कोशिकाएं, अंड कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं तथा मध्य में ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। और भ्रूणकोश में देखिए, भ्रूणकोश में इस प्रकार की संरचना नहीं पाई जाती। भ्रूणकोश में भ्रूणकोश निर्माण क्रियाशील दीर्घ बीजाणुओं से होता है। भ्रूणकोश का निर्माण क्रियाशील दीर्घ बीजाणुओं से होता है। ओके, उसके बाद भ्रूणकोश में देखिए, भ्रूणकोश निर्माण द्वितीयक केंद्रक तथा युग्मक के संयोजन से बने प्राथमिक भ्रूणपोष के केंद्रक से होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।